बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऐसा चैप्टर जो एफएम का नंबर 1 चैप्टर है, सबसे बढ़िया चैप्टर, सबसे गजब है, हर जगह यूज होगा। कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे लेने हैं, हमें कहीं पैसा लगाना है नहीं लगाना है, फायदे का सौदा है नहीं है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आ जाएगा और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम में हमसे काफ़ी कुछ पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र होगा ये क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड कैरिंग थ्रू ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। हमें पैसा जो इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड है। दिस इज प्लानिंग ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट एक्रू फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा समय तक हमें बेनिफिट मिलेगा, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अंडर 8 प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देयर फाइनेंसिंग आर कंसीडर्ड। पैसा कहाँ लगाया जाएगा और पैसा कहाँ से आएगा, ये बात हम डिस्कस करेंगे इसमें। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सी है, ये हमें चुननी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जैसे कि कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट इन प्लानिंग द डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अवेलेबल कैपिटल का यूज़ करना है बढ़िया से तरीके से। ये अलग अलग डेफिनेशंस में यही बात लिखी हुई है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, मतलब जो पैसा इन्वेस्टमेंट करने लायक अवेलेबल है उनसे रिलेटेड है, उन्हें कहाँ एलोकेट किया जाए, कहाँ पैसे को लगाया जाए डिफरेंट लॉन्ग टर्म असेट्स में। ब्रॉडली स्पीकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन नोट्स ए डिसीजन सिचुएशन वेयर द लंप सम फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिटर्न आर एक्सपेक्टेड ओवर ए लॉन्ग टर्म पर। हम जैसे कोई मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन परचेज करने के बाद उससे बेनिफिट मिलेगा, तो शुरू में पैसा काफ़ी लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है। फाइनेंस मैनेजर का रोल है कि द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन द कैपिटल बजटिंग बेसिकली लाइज इन द प्रोसेस ऑफ critical and in-depth analysis and evaluation of various alternative proposals। तो मेन काम क्या है फाइनेंस मैनेजर का, जितने भी अवेलेबल प्रपोजल्स हैं, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, उन सबको अच्छे से इवेल्यूएट करे और उनमें से कोई एक सेलेक्ट करे अगर हम एक ही करना चाहते हैं तो। एज ऑलरेडी स्टेटेड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। चैप्टर नंबर 1 थ्योरी में हमने पढ़ा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है एम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है। तो वेल्थ को कैसे हम मैक्सिमाइज करें। Therefore, the objective of capital budgeting is to select those long-term investment projects that are expected to make maximum contribution to the wealth of shareholders in long term। तो लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो प्रोजेक्ट हमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा उस प्रोजेक्ट को हमें चूज करना है। क्या है फीचर्स और सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन वो डिसीजन है जिसमें आज पैसा लगेगा लेकिन पैसा आएगा फ्यूचर में, फ्यूचर के ईयर्स में पैसा वापस आएगा। तो ये डिसीजन जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिहाज से। कैपिटल बजटिंग डिसीजन ना केवल अफेक्ट करता प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग पीरियड पर, बल्कि उससे हमारा बिजनेस का फ्यूचर डिपेंड होता है कि आगे जाकर हम कुछ सरवाइव कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कंपटीशन में टिके रहेंगे या नहीं। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इवन ए सिंगल रॉन्ग डिसीजन बाय फर्म में एंडेजर द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म एज ए प्रॉफिटेबल फर्म। एक गलत डिसीजन पूरे बिजनेस को तबाह कर सकता है, हो सकता है हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से लॉस में आ जाए अगर एक भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन रॉन्ग हो जाए तो, क्योंकि इसमें हैवी अमाउंट लगती है और कई सालों को इफेक्ट करता है। These are several factors and considerations which make the capital budgeting decision as the most important decision of financial manager। तो फाइनेंस मैनेजर के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके रीजन क्या क्या है। नंबर 1 इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसका इफेक्ट कई सालों तक चलता है। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन विच मीन्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन सिंप्लीफाइड
हमें मशीन खरीदनी है 1 करोड़ रुपए की, तो 2-3 मशीन अवेलेबल है, इनमें से कौन सी खरीदे? एक मशीन 50,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, एक की 40,000 की, एक की 80,000 की, कौन सी खरीदे? तो ये डिसीजन लेना कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। हम फ्यूचर में देखेंगे कितनी सेल होने की उम्मीद है, किसका रिपेयर मेंटेनेंस कम है, किसके लाइफ ज़्यादा है, तो ऐसा सब हम देखेंगे कि इस पर वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी, ज़्यादा आएगी, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये इतनी सिग्निफिकेंट है कि ये डिसीजन लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं रिस्क एंड रिटर्न कंपोजिशन ऑफ फर्म के। These decisions affect the future position of firm to a considerable extent as the capital budgeting decision have long term implication and consequences। तो इसका लंबे समय तक इफेक्ट आता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन और लॉन्ग टर्म डिसीजन में बेसिकली टाइम डिफरेंस का है, टाइम डिफरेंस जो है वो टाइम का है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। सब्सटेंशियल कमिटमेंट, अमाउंट काफ़ी हैवी होती है, कमिटमेंट काफ़ी हैवी होता है, तो इसलिए हमें इसमें बहुत सारा पैसा, हमारा सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई तो हैवी लॉस उठाने पड़ सकते हैं हमको। इरिवर्सिबल डिसीजन, एक बार डिसीजन लेने के बाद जनरली हम बैक स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाती है स्टार्टिंग में, तो इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं जनरली। वंस टेकन, तो ये पोजीशन ये है कि हम रिवर्ट बैक आ जाएंगे अनलेस कि हम रेडी हैं बहुत हैवी लॉसेस को उठाने के लिए। तो हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन को पहले ही ध्यान से देख लेना चाहिए, एक एक चीज को देख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अफेक्ट द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू कम्पीट, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ मिलती है हमें कंपटीशन में बने रहने के लिए, क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो की। हम अकाउंटिंग और फाइनेंस को मेन डिफरेंस जो कर सकते हैं दोनों में, उसका मेन डिफरेंस का मेन पॉइंट है प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, जहाँ पर हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस में हम कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस कहता है प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं है, कैश से मतलब है, कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो हमें ध्यान देना है। तो कैश कैसे निकलेगा? हमें कैश निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन है 50,000 सपोज, और 5,000 का डेप्रीशिएशन है, ठीक है, डेप्रीशिएशन 5,000 का है, तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन 45,000 का है। क्या डेप्रीशिएशन की वजह से हमारा पैसा गया, क्या कैश गया? नहीं। तो डेप्रीशिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा 45,000, असल में ये कैश प्रॉफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम मतलब डेप्रीशिएशन को ऐड बैक करेंगे, आंसर आएगा 50,000। तो 50,000 प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन है, वो हमें पता लगाना है, क्योंकि ये कैश में आया होगा। तो कैश इनफ्लो मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो जनरली डेप्रीशिएशन ही होता है, ठीक है। तो जनरली ये डेप्रीशिएशन होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें निकालकर उसमें क्या ऐड करना है, डेप्रीशिएशन। हमें क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्सेस 1,75,000, इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रीशिएशन। पहले हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन लेस कर देते हैं। कॉस्ट है हमारी एसेट की 6 लाख, लाइफ है 6 इयर्स और स्क्रैप वैल्यू नील। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट। कॉस्ट इज 6 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ इज 6 इयर्स, तो 1 ईयर का डेप्रीशिएशन हो गया 1 लाख। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन टैक्स में से डेप्रीशिएशन लेस कर दिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा 75,000। अब इसमें से टैक्स माइनस करते हैं,
टैक्स है 30%, तो 22,500 का टैक्स हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 52,500, प्लस कर देंगे, यहां तक पहुंच गए हम। और हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि कैश इनफ्लो चाहिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीशिएशन को ऐड कर देते हैं 1 लाख, तो कैश इनफ्लो आ जाएगा 1,52,500। कई बच्चे कहते हैं सर हम पहले डेप्रीशिएशन लेस कर रहे हैं फिर उसे ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने की बजाय हम उसे लेस ही ना करें, ना बाद में ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों, इस डेप्रीशिएशन को लेस करने की वजह से पता है क्या हुआ? इस डेप्रीशिएशन को लेस करने की वजह से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होने से टैक्स कम हो गया। तो इसका मतलब हमें 152,500 निकालने के लिए एक रास्ता और है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप यही रास्ता अपनाएं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं क्या है वो रास्ता। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्सेस, और ये दिया हुआ है 1,75,000। क्योंकि आप कह रहे हैं जी हम डेप्रीशिएशन लेस नहीं करना चाहते, तो मत करिए, हम टैक्स माइनस कर देते हैं 30%। तो 1,75,000 का 30% कितना होता है? 52,500। क्या आ गया? 1,22,500। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन। बच्चों, क्या डेप्रीशिएशन से कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या फायदा हुआ? डेप्रीशिएशन की वजह से आपका टैक्स कम हो गया। कैसे? देखो कैसे कम हो गया। देखो भाई, हमारा जो टैक्स है वो कितना था? 22,500। अगर हम डेप्रीशिएशन ना लगाएं तो टैक्स है 52,500, और डेप्रीशिएशन की वजह से टैक्स हो गया 22,500। इसका मतलब डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस, जिससे कैश तो कम नहीं होता लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स भी कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम डेप्रीशिएशन पर टैक्स बेनिफिट को कैलकुलेट कर लें, टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रीशिएशन, क्योंकि डेप्रीशिएशन पर टैक्स का फायदा हुआ 30%, 30,000, तो 30,000 रुपये का फायदा हुआ टैक्स का। इसका मतलब कैश जो आया हमारी जेब में वो 152,500 आया। आंसर दोनों ही सेम है, हमारा आंसर दोनों सेम है, 152,500, 152,500। लेकिन मेरी आपको राय ये होगी कि जो मैंने बाद में बताया है ऐसा फॉरेन बुक्स में ज़्यादा होता है, फॉरेन राइटर की बुक्स में ज़्यादा काम होता है। इंडिया में ज़्यादातर हम ये अपनाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन। तो यही करिए, आपके लिए सही रहेगा कि पहले आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन निकाल लीजिए नॉर्मल तरीके से जैसा निकालते हैं, लास्ट में केवल डेप्रीशिएशन ऐड करना है आपको। सो सिंपल।